आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद 3 अधिकारियों को नौकरी से निकालेगा एयर इंडिया, लगे गंभीर लापरवाही के आरोप। योग दिवस पर भारत में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज हुआ गुजरात और आंध्र प्रदेश का नाम। ईरान से लौटे कश्मीरी स्टूडेंट्स को श्रीनगर ले जा रही बस रास्ते में 5 बार हुई खराब। ईरान से सुरक्षित लौटी पत्नी तो पति बोला वापस आने से बेहतर था वहीं शहीद हो जाती। पश्चिम एशिया पर भारत के सैद्धांतिक रुख को त्याग, मूल्यों को ताक पर रखा। ईरान युद्ध में इजराइल को बहुत बड़ा झटका, चीन और रूस ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने का दिया प्रस्ताव। बिहार में पीएम मोदी की रैलियों पर अब तक 20,000 करोड़ रुपए हुए खर्च, तेजस्वी का दावा। थिएटर्स में छाई आमिर खान की सितारे जमीन पर, पहले दिन कमाए इतने करोड़। अक्षरा के ऑन स्क्रीन मां बाप का टूटा रिश्ता, शादी के 15 साल बाद हुए अलग। और आधी रात झूम उठा भारत, नीरज चोपड़ा के भाले ने छल्ली कर दिया पाकिस्तान का सीना। अहमदाबाद विमान हादसे में कम से कम 270 लोगों की मौत के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिगो को 3 लापरवाह अधिकारियों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान 12 जून को टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं जिस इमारत से विमान टकराया था उसमें मौजूद कई लोग भी मारे गए। एयर इंडिया ने खुद ही जानकारी देते हुए तीनों अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा किया था। इसके बाद डीजीसीए ने तीनों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है। तीनों वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर लापरवाही दोहराने के आरोप है और उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। पूरे देश में शनिवार यानी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम रही। भारत ने योग दिवस पर विशेष उपलब्धि हासिल की। गुजरात और आंध्र प्रदेश ने योग में रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात और गृह नगर वडनगर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यहाँ 2000 लोगों ने 2 मिनट 9 सेकेंड तक भुजंग आसन करके यह उपलब्धि हासिल की। वहीं आंध्र प्रदेश ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यहाँ 3 लाख लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं 2000 आदिवासी छात्रों ने एक साथ 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके बड़ी उपलब्धि हासिल की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक रिचर्ड स्टनिंग ने बताया है कि योग में कोबरा मुद्रा करने वाले सबसे अधिक लोगों का रिकॉर्ड शनिवार को बना। हमने रिकॉर्ड के लिए प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 250 तय की थी। उनमें से कम 1 मिनट के लिए कोबरा मुद्रा में योग करना था। करीब 2184 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और 2 मिनट और 9 सेकेंड तक 2121 प्रतिभागियों ने योग किया। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा। इसमें शामिल सभी लोगों को बधाई और यह एक शानदार उपलब्धि है। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच सैकड़ों भारतीय दोनों देशों में फंस गए हैं। ईरान में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस ऑपरेशन के पहले चरण में ईरान के पश्चिमी अजरबैजान प्रांत में स्थित उर्मेनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित नई दिल्ली पहुंचाया गया। इनमें से 90 छात्र कश्मीर के हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर सरकार ने नई दिल्ली से सड़क मार्ग से श्रीनगर तक पहुंचने की व्यवस्था की। हालांकि जिस बस से छात्रों को श्रीनगर ले जाया जा रहा था वह जम्मू कश्मीर सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गई। छात्रों के लिए जिस बस की व्यवस्था की गई थी वह रास्ते में 5 बार खराब हुई। ईरान के युद्ध क्षेत्र से लौटने के बाद दिल्ली से श्रीनगर की यात्रा कर रहे छात्रों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार तो बस को मरम्मत के लिए पठानकोट हाईवे पर 2 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। बस में 14 छात्राएं भी सवार थी। बस में सवार छात्र पहले ही ईरान में सड़क मार्ग से 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके आर्मेनिया पहुंचे और फिर कतर के रास्ते उन्होंने दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी।
ईरान से भारत लौट रहे लोग जहां सरकार और एम्बेसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वहीं कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जिनका सोचना है कि ईरान की जमीन पर शहीद हो जाना बेहतर था। अभी इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में भारत सरकार अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु चला रही है। इस बीच कुछ लोग यह कह रहे हैं कि ईरान की पाकीज़ा जमीन पर शहीद होने का वक्त है, शहादत से अच्छी मौत नहीं। ऐसा कहना है दिल्ली की रहने वाली निदा के पति का, जो अपनी पत्नी को रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत के लोगों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आज तीसरा जत्था भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया, जिसमें 56 भारतीय शामिल थे। इन्हीं में से एक परिवार निदा का है, जिनके पति उन्हें रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। निदा के पति ने कहा कि इंसान शहीद होकर अमर रहेगा, शहादत से अच्छी मौत नहीं है। यहाँ आने से बेहतर है कि वहाँ की मौत थी, जो वहां मरता अमर हो जाता। ईरान की जमीन पाक है, अभी वहां शहीद होने का वक्त है। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने गाजा की स्थिति और इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष पर चुप्पी साधते हुए भारत की नैतिक और पारंपरिक रुख से दूरी बना ली है, मूल्यों को भी ताक पर रख दिया है। सरकार को बोलना चाहिए और पश्चिम एशिया में संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध हर राजनयिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इजराइल और फिलिस्तीन के रूप में 2 राष्ट्र वाले समाधान से जुड़े भारत के सैद्धांतिक रुख को त्याग दिया। सोनिया गांधी ने लेख में कहा है कि ईरान भारत का लंबे समय से मित्र रहा है, गहरे सभ्यतागत संबंधों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ईरान की हिफाजत के लिए रूस और चीन ने यूनाइटेड फ्रंट बनाने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को सख्त संदेश भेजा गया है। CNN ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल की जिस लड़ाई में अमेरिका एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, उसे कम करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति से आह्वान किया है। गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं इजराइल की कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। शी जिनपिंग और पुतिन ने उस वक्त टेलीफोन पर बात की जब डोनाल्ड ट्रंप सड़क छाप और सुपारी किलर की तरफ बर्ताव करते हुए ईरानी राष्ट्रपति की हत्या करने की धमकी दे चुके हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि 2014 से अब तक बिहार में पीएम मोदी की रैलियों पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तेजस्वी ने कहा है कि मोदी जनता के पैसों का इस्तेमाल अपनी प्रचार प्रसार में कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब तक पीएम मोदी ने बिहार में 200 रैलियां की है और हर रैली पर औसतन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए सरकारी खर्चे में खर्च हुए, जिनका मकसद केवल चुनावी फायदा उठाना था। उन्होंने आगे तंज कसा, जो व्यक्ति जनता का पैसा प्रचार में उड़ाए और खुद को ईमानदार बताए, उसे क्या कहा जाए? जेब कतरा, मददगार नहीं। गौरतलब है कि पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार के सिवान जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यह इस साल बिहार में उनकी 5वीं रैली थी। तेजस्वी ने इसे भी सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार करार दिया। सुपरस्टार आमिर खान एक लंबे वक्त के बाद थिएटर्स में आ चुके हैं। उनकी पिछली फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन अब करीब 3 सालों के इंतजार के बाद वो ऑडियंस के बीच अपनी नई फिल्म सितारे जमीन पर लेकर आ गए हैं, जो उनकी हिट फिल्म तारे जमीन पर का रिपिचुअल सीक्वल है। आमिर की फिल्म का थीम सबसे सामान्य है, हर कोई इसे एक बार देखने के लिए बेताब है। उनकी फिल्म बौद्धिक अक्षमता वाले कुछ खास बच्चों की कहानी को दिखाती है, जिन्हें आमिर बास्केटबॉल सिखाते हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही काफी सुर्खियों में बनी हुई थी। अब ये फाइनली रिलीज हो चुकी है, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी सामने आ चुका है। सैकनेल की रिपोर्ट के मुताबिक सितारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर नेट 10 करोड़ 70 लाख रुपए की ओपनिंग की है।
ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा के मां बाप का रोल निभाने वाले सितारे अब अलग हो चुके हैं। लता सबरवाल और संजीव सेठ ने तलाक का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। लता ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और फैंस को बताया कि अब उनकी और संजीव की राह अलग हो चुकी है। इन दोनों ने शादी के 15 साल बाद अलग होने का फैसला किया। लता सबरवाल और संजीव सेठ का एक बेटा है। इन दोनों ने शादी साल 2010 में की थी। शादी के 15 साल बाद इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया। हालांकि पोस्ट में ऐलान तो किया गया, लेकिन असल वजह क्या है वो रिवील नहीं की गई। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, एक लंबी चुप्पी के बाद मैं आप सबों से बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पति संजीव सेठ से अब अलग हो चुकी हूँ। मैं उनके हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया। भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखें, साथ ही इससे जुड़े ना तो कोई सवाल मैसेज करे और ना ही फोन करे। थैंक यू। भारतीय जेवलिन थ्रोअर और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनकी 88.16 मीटर की थ्रो इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसने देश भर के खेल प्रेमियों में जोश भर दिया। हालांकि इस उपलब्धि को देखने के लिए फैंस को देर रात तक जगना पड़ा, क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स द्वारा सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे सोशल मीडिया पर नाराजगी भी देखने को मिली। हालांकि नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल करके सभी को खुश कर दिया। देर रात गोल्डन बॉय की जीत के बाद फैंस काफी खुश हो गए। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद पाकिस्तान का सीना भी छल्ली हो गया है। क्रिकेट के बाद जेवलिन थ्रो ही ऐसा इवेंट है जहां पाकिस्तानी खुद को भारत की प्रतिद्वंदी समझते हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस काफी रिस्पॉन्स कर रहे हैं।